ऑलराइट। सो सलीम जी, जिस तरह से आप लीडर होकर हमारे इंडस्ट्री के बारे में बात कर रही हैं, जी। आज जो जैसा कि लेटेस्ट बात हम अपडेट करेंगे, जो आज की जो अभी अभी खबर आई है कि दीपिका पादुकोण को ये इन सारी चीज़ों का, ड्रग्स का माफिया या एडमिन हम कह सकते हैं, माना गया है। आपका क्या कहना है इस पर, और आप क्या कहना चाहेंगे? दीपिका पादुकोण जी को एडमिन माना गया है, तो अब उन्हें क्या सज़ा होनी चाहिए, और क्या कहना चाहेंगे आप दीपिका जी के बारे में? देखिए, मेरे सिर्फ 2 सवाल हैं उनके लिए। यदि वो माल का सेवन नहीं करते हैं, तो 12 वकीलों के साथ सलाह-मशवरा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और दूसरा प्रश्न ये है, अगर सच में उनके दिल में कोई छल-कपट नहीं है, झूठ नहीं है, तो उन्हें किस बात को लेकर एंग्ज़ायटी या पैनिक अटैक्स हो रहे हैं? क्योंकि जहाँ निडरता होती है, वहाँ पर भय या डर के लिए कोई जगह नहीं होती है। तो किस बात को लेकर उन्हें चिंता हो रही है, यदि वो माल नहीं लेती हैं? और अगर लेती हैं, तो वो खुलकर इस बात को कबूल करें, स्वीकार करें और बताएँ कि इस नेक्सस में और कितने लोग शामिल हैं। देखिए, बॉलीवुड तभी स्वच्छ होगा जब ये सब क्लाइंट्स, पेडलर्स, किंगपिन्स, सप्लायर्स, डीलर्स, सब जितनी जानकारी इनके पास है, उस जानकारी को वो शेयर करें एनसीबी के साथ, बताएं एनसीबी को कि वो उनके सर्कल में कितने लोग इस नशेड़ी गैंग के मेंबर्स हैं। ऐसा जब 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 ये इस तरह की बातें बताएंगे एनसीबी को, तब जाकर एनसीबी जो है वो बड़ी खिलाड़ियों तक पहुंच पाएगी। जो हमारे इंडस्ट्री में बड़े खिलाड़ी हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, कोकेन लेते हैं, चरस, गांजा, एलएसडी, एक्सटेसी, मैजिकल मशरूम्स, एमडीएमए और भी कई तरह के ड्रग्स हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो उन बड़े खिलाड़ियों तक पहुंचने के लिए ये ज़रूरी है कि हम सब एनसीबी को सपोर्ट करें, एनसीबी के साथ कोऑपरेट करें। हाल ही के दिनों में आपने, जैसा कि हमने देखा, बहुत सारा खुलासा किया आपने। आप आईपीएल में गई, वहाँ पर जो कुछ भी देखा, अगर आप हमारे व्यूअर्स को अगर आप कुछ बता सके कि आपने किसे किसे देखा, और वो आपने तो ये दावा किया कि ये ड्रग्स लेते हो मैंने देखा, तो आप अपना अगर कुछ एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहें। देखिए, मुझे अली मुरानी जो सिनेयो के फाउंडर हैं और शाहरुख खान के बहुत करीबी दोस्त भी हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया केकेआर का मैच देखने के लिए। मैं कोलकाता गई, मैच देखा ईडन स्टेडियम पर, और उस रात केकेआर की जीत हुई। जीत के बाद एक पार्टी रखी गई थी सेलिब्रेशन के लिए, एंड उस पार्टी में मैंने देखा केकेआर प्लेयर्स को और उनकी गर्लफ्रेंड्स को, एंड शाहरुख खान और शाहरुख खान के करीबी दोस्त, उन सब की बीवियां, सब पार्टी कर रहे थे। एंड एक बड़ा खूबसूरत सा माहौल बना था। एंड धीरे धीरे मैंने देखा कि धूम्रपान किया जा रहा था। धूम्रपान के अलावा और भी कई पदार्थों का सेवन लिया जा रहा था। एंड जोश बहुत बहुत हाई था। एंड हम सब पार्टी कर रहे थे, डांस कर रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो मेरे लिए मेरा पहला लाइव मैच एक्सपीरियंस था। तो मैंने पहली दफ़ा क्रिकेट का लाइव मैच देखा, और लाइव मैच देखने के बाद क्रिकेटर्स के साथ मेरी इंटरेक्शन हुई। एंड सबके पास एक फ़ैन गर्ल की तरफ जाकर मैं हेलो हाय कह रही थी। एंड मैंने देखा कि सब जोश में अलग अलग पदार्थों का सेवन कर रहे थे। और मुझे याद है हम सब ने एक ट्रेन बनाकर हम डांस कर रहे थे। एंड डांस करते करते क्रिस गेल ने अपनी कमीज़ उतारी, उसकी कमीज़ लेकर मैं हवा में उस कमीज़ को ऐसे घुमा घुमा के डांस कर रही थी। एंड डांस करते करते जब मैं थकी और पसीने छूटने लगे, तब मैं वॉशरूम गई। वॉशरूम का दरवाज़ा खोला, और जब दरवाज़ा खोला तब जो देखा मैंने वो बहुत ही चौकन्ना कर गया मुझको। मैं सोच में पड़ गई। मुझे लगा क्या मैं किसी गलत जगह पर पहुंची? फिर लगा नहीं, जगह तो सही है, वॉशरूम ही है, तो ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने वहाँ पर स्टार वाइफ्स को शीशे के सामने खड़े होकर वाइट पाउडर, जिसे हम कोकेन कहते हैं, स्नॉट करते हुए देखा, उस वाइट पाउडर को।
एंड इट वॉज शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि अचानक ऐसा कोई दृश्य आपके सामने आ जाए तो समझने वाली बात है कि आप ज़रा सा शॉक हो जाते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन था मेरा। एंड जैसे तैसे उनको स्माइल देते हुए, एक्नॉलेज करते हुए मैं वॉशरूम की तरफ गई और अपना काम ख़त्म करके मैं वहाँ से जल्दी निकली, क्योंकि मुझे उस एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनना था। एंड बाहर निकलने के बाद मैंने देखा कि सब अपने अपने जोन में चिल कर रहे थे, एक अलग ही माहौल था। एंड सबको एक्नॉलेज करते हुए, शाहरुख खान, उनके फ्रेंड्स वगैरह वगैरह सबको एक्नॉलेज करते हुए मैं वहाँ से निकल गई। तो तब मुझे समझ में आया कि ये मतलब बॉलीवुड में किस तरह की पार्टीज़ होती हैं और सेलिब्रेशन के लिए किन पदार्थों का सेवन किया जाता है। आमतौर पर बॉलीवुड में जब जब कोई टॉप पार्टी होस्ट पार्टी रखता है एंड बॉलीवुड के टॉप एक्ट्रेसेस को बुलाता है अपने घरों पर, वो ज़रूर नशीली पदार्थों को सर्व करता है, क्योंकि यहाँ ये माना जाता है कि जब तक आप नशीली पदार्थों का सेवन ना करें तब तक किक नहीं चढ़ता है या जोश नहीं चढ़ता है। और पार्टी करने के लिए किक और जोश, इन दोनों का बहुत ज़बरदस्त ये होता है योगदान। यदि जोश ना चढ़ाएं तो मेहमान पार्टी कैसे करें, ये सोचते हैं। जबकि मुझे बिल्कुल इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, थैंकफुली। ये बात मैं स्वीकार करना चाहूँगी कि मैं पहले एक चेन स्मोकर हुआ करती थी। मैंने 15, 16 या शायद 17 साल लगातार चेन स्मोकिंग की। उसके बाद 2017 में एक ऐसा मोड़ आया अक्टूबर के महीने में, जब मैंने स्मोकिंग हमेशा के लिए छोड़ दिया। तब से लेकर आज तक मैंने कभी सिगरेट को छुआ नहीं, और मैं पैसिव स्मोकिंग भी नहीं करती हूँ। जो स्मोक करते हैं उनके आसपास नहीं बैठती हूँ मैं, क्योंकि मैंने ये कहा जा सकता है कि मेरा फिर से जन्म हुआ है। अब मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी बॉडी को इम्प्योर करूं। एंड मार्च 2020 में मैंने सोशल ड्रिंकिंग करना गिव अप किया। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे इस कीचड़ में रहकर मैं खुद को इस कीचड़ से दूर रख रही हूँ। एंड आई एम श्योर कि मेरी तरह और भी कई लोग होंगे जो धूम्रपान करना पसंद नहीं करते, शराब पीना पसंद नहीं करते, जो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना पसंद करते हैं, व्यायाम करना पसंद करते हैं, वर्कआउट करना, चाहे वो योगा हो, जिम हो, मेडिटेशन हो। एंड मुझे लगता है कि ये जो मैसेज जा रहा है बॉलीवुड में, जो ड्रग कार्टेल या ड्रग सिंडिकेट की तरफ से मैसेज जा रहा है, ये बहुत ही गलत मैसेज है। देश के युवा को ड्रग नेक्सस अंधकार में ढकेल रही है। ये हमें बंद करना चाहिए। दिस इज़ नॉट द राइट वे टू लिव, दिस इज़ नॉट द राइट वे टू एंजॉय। क्योंकि आपने बताया कि आप एक चेन स्मोकर थी जी। एंड जब आपने उस पार्टी को देखा, आप उस वॉशरूम में गई, तो इस तरह के जोन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है जी। तो वहाँ पर आपने इन सारी चीज़ों को कैसे हैंडल किया? क्योंकि अमूमन होता है लोग उस दुनिया में चले जाते हैं जब आपके आसपास सारे लोग कोकीन ले रहे हैं या ड्रग्स ले रहे हैं, तो उस एरिया के सारे लोग से चलो हम भी थोड़ा ट्राई करते हैं। तो इस तरह के जोन से बाहर निकलना कितना टफ था आपके लिए? मैं घबरा गई थी वो सब देखकर। मुझे लगा कि अरे ये सब तो सिर्फ फिल्मों में देखा है, अब तो लाइव देखने को मिल रहा है। एंड केमिकल सब्सटेंसेस से मुझे हमेशा से डर लगा रहता है। मैं यही सोचती हूँ कि ओ माय गॉड, अगर एडिक्शन हो जाए तो क्या उस एडिक्शन से मैं निकल पाऊँगी? तो ये सोचकर मैंने कभी ट्राई नहीं किया। एंड अपने फ्रेंड्स को ट्राई करते हुए देखा और देखा कि कैसे वो सफ़र करते हैं लेने के बाद, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, किस तरह के उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो सब करीब से देखा। और फिर मैंने अपने दोस्तों से दूरी बनाए रखी, क्योंकि यदि आपके दोस्त आपको अंधकार की तरफ खींच रहे हैं तो वो कैसे दोस्त हैं? तो इसलिए इंडस्ट्री में जिन जिन को मैंने अपना दोस्त माना था, वो पता चला कि वो सुबह शाम चरस गांजा ये सब पीते रहते हैं। जब जब पार्टीज़ के लिए बुलाते हैं, एक्सटेसी, MDMA, LSD ये सब सर्व करते हैं। तो जब मैंने जाना कि नहीं, दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मी, दिस इज़ नॉट मी, then I decided to keep a healthy distance, maintain a healthy distance from them, because I sincerely feel कि मैं पैदा हुई हूँ
चर्सी या नशेड़ी गैंग का मेंबर बनने के लिए नहीं, मैं पैदा हुई हूँ एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन बनने के लिए। और दिस इज़ नॉट द वे टू मेक प्रोग्रेस। ये सब करने से हमारी इम्यूनिटी ख़राब होती है, नर्वस सिस्टम के साथ हम छेड़खानी कर रहे हैं, जब चाहे उसको स्टिमुलेट करते हैं अपवर्ड्स लेकर, जब चाहे उसे सप्रेस करते हैं डाउनवर्ड्स या डिप्रेशंस लेकर। दिस इज़ नॉट द राइट वे टू लिव। इन लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग सोच रहे हैं कि बस दिस चलो किक चढ़ाते हैं, जोश चढ़ाते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, और लाइफ में रखा क्या है, यही तो है लाइफ। नहीं, लाइफ में बहुत कुछ है। बगैर किक चढ़ाए आप खुद को स्टिमुलेट कर सकते हैं, बगैर किक चढ़ाए, बगैर इन पदार्थों का सेवन किए, बगैर एक्सटर्नल सब्सटेंसेस को कंज्यूम किए आप खुद को स्टिमुलेट कर सकते हैं। वो भी एक आर्ट है। आप योगा करके देखिए। लेकिन नहीं, आपको लगता है नहीं योगा में क्या रखा है, योगा इज़ सो बोरिंग। आपको इसलिए लगता है बोरिंग बिकॉज यू हैव नॉट एवर प्रैक्टिस्ड योगा। आप कभी प्रैक्टिस करके देखिए। तो इन लोगों के सामने जब मैं ऐसे बात करती हूँ, इनको लगता है वाह आंटी आ गई देखो ज्ञान देने। तो it's best that we maintain a healthy distance from such नशेड़ी गैंग मेंबर्स। एंड अगर आपको पता है कि आपको लोग मान सम्मान देते हैं, आपको फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर, कम से कम थोड़ी सोशल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है कि आप उन्हें मिसलीड ना करें। आप बोलते हैं रिपीट आफ्टर मी डिप्रेशन इज़ एन इलनेस। नहीं, आप ये बोलो रिपीट आफ्टर मी नार्को टेररिज्म। उन्हें ये बताना चाहिए कि नार्को टेररिज्म इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस। उन्हें कहना चाहिए रिपीट आफ्टर मी आई विल नॉट एंगेज in drug consumption. Repeat after me, I will not engage in drug abuse. Repeat after me, I will take full responsibility for my actions. But ये तो कुछ और ही बता रहे हैं। सुबह शाम डिप्रेशन के नारे लगाते रहते हैं। क्यों लगाते हैं आप डिप्रेशन के नारे? आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं यूथ को? आप ये बोलना चाह रहे हैं कि डिप्रेशन तो आम बात है, किसी को भी हो सकता है। अगर किसी को भी हो सकता है तो मजदूरों को क्यों नहीं होता है? जो मजदूर सुबह से शाम तक मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमाता है, हाँ, क्या उनकी लाइफ में डिप्रेशन नहीं होती? होती है। लेकिन वो उम्मीद पर जी रहे हैं, इस उम्मीद पर जी रहे हैं कि उनका आने वाला कल उनके आज से काफ़ी बेहतर होगा। तो ये लोग उस उम्मीद के बारे में क्यों नहीं जानते? यानी अगर जानते हैं तो क्यों उस उम्मीद के बारे में प्रचार नहीं करते? क्यों प्रचार करते हैं डिप्रेशन के बारे में? क्यों प्रचार करते हैं माल के बारे में? आप क्या मैसेज दे रहे हो अपने फैंस को? आप ये बोल रहे हो अपने फैंस को यदि आपको डिप्रेशन है आप माल का सेवन करें, आप ठीक हो जाओगे। तो एक युवा अब क्या करे? माल की खोज करे, हाँ, जैसे तैसे वो माल ढूंढे अपने लिए और उस माल का सेवन करे ताकि उसका डिप्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाए या कम हो जाए। आप ये मैसेज दे रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। मत करो आप ऐसा। देश की युवा के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। ओके, क्विक आपसे 2 सवाल जानना चाहूँगा सर। जी। एक सवाल ये कि जिस तरह से आप ऐसे डेयरिंग के साथ में, बहादुरी के साथ में आप सामने आई हैं, आप लोगों का नाम ले रही हैं, आप उन पार्टियों का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं, आपको डर नहीं लगता कि एक दिन हो सकता है डायरेक्टली इनका कॉल आए कि आप हमारे बारे में इस तरह से नाम मत उछालिए, जैसे शाहरुख खान, उनकी टीम, उनकी बीवियाँ, क्रिकेटर्स, उनकी पत्नियाँ, जी जो भी आपने वहाँ पे देखा, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, लेकिन क्या शर्लिन जी को डर लगता है इन सारी चीज़ों का? नहीं, कि एक दिन फ़ोन आएगा मुझे? बिल्कुल नहीं, आप क्योंकि ऐसा मुझे मत पता है कीजिए। कि मैं जो कुछ बोल रही हूँ वो सच है। जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है मैं वही तो बता रही हूँ। एंड जब कभी एनसीबी के पास से बुलावा आएगा मैं जाऊंगी एनसीबी के पास, और जो कुछ मैंने देखा है, जो कुछ अनुभव किया है, वो सारी बातें रखूंगी उनके सामने। यदि वो चाहते हैं कि मैं नाम लेकर बताऊं तो मैं नाम लेकर बताऊंगी। किनका किनका नाम जैसे आप लेना चाहेंगे? नहीं, जैसे अगर आप कुछ अगर ये आप सब तो मैं एनसीबी को बताना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके सामने बैठकर ऑफिशियल बयान देना वो सही काम होगा। दैट यानी वो बेहतर होगा। इससे यहाँ पर बैठकर मीडिया के सामने यदि मैं कुछ नाम लूँ तो हो सकता है कि कुछ दिन के लिए सनसनी खबर बन जाए वो, बट उसके बाद कोई एक्शन न ले। तो जब कोई एजेंसी मुझे बुलाएगी, कहेगी आप बताइए आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, आप क्या जानती हैं, तब मैं खुलकर उनसे बात करना चाहूँगी। एंड मैं चाहती हूँ कि बॉलीवुड स्वच्छ बने। बॉलीवुड बहुत 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 ज़्यादा बदनाम हो चुका है। अब मैं चाह रही हूँ कि
ये बदनाम बॉलीवुड स्वच्छ बने। और स्वच्छ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बस एनसीबी के साथ कोऑपरेट करो, बताओ उनको जो जो आप जानते हो, बताओ अगर आपने किया है, सेवन किया है नशीली पदार्थों का, खुलकर बोलो कि हाँ किया है। और बताओ, उनके नाम बताओ जो नशेड़ी गैंग के मेंबर्स हैं, जो किंग पिन्स हैं, जो डीलर्स हैं, सप्लायर्स हैं, जो पेडलर्स हैं, बताओ, सबके नाम बताओ, ताकि एनसीबी इन सब को बुलाए, जांच करे एंड एक एक करके सारे लोगों के नकाब हटाए एनसीबी। अभी जो शराफत का नकाब पहनकर सब घूम रहे हैं ना, शराफत का नकाब हटना चाहिए ताकि असलियत बाहर आनी चाहिए, तभी तो स्वच्छ होगा ना बॉलीवुड, वरना स्वच्छ कैसे होगा? सब बोलेंगे नहीं हम तो नहीं लेते, हम तो नहीं लेते, लेकिन व्हाट्सएप हिस्ट्री बता रहा है कि नहीं आप लेते हैं। व्हाट्सएप हिस्ट्री आपके फेवर में बात नहीं कर रहा है। तो अगर आप लेते हो, सच सच बोलो कि हाँ हम लेते हैं, एंड कोऑपरेट विद द लॉ, कोऑपरेट विद एनसीबी। एक आखिरी सवाल कि जब मैंने आपसे बात की है, आपने अपना एक्सपीरियंस अपने बारे में कई बार आपने बताया है कि मुझे डिनर के बदले मुझे कहीं बुलाया गया और मेरे साथ जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद अभी तक हम देख रहे हैं, जब से मीटू कैंपेन आया है, रिसेंटली हमने देखा पायल घोष के बारे में देखा, जी। उन्होंने अनुराग कश्यप का नाम लिया जाकर और जी। उन्होंने कंप्लेन भी एफआईआर दर्ज कराई। जी। अभी तक आप उस शख्स का नाम नहीं ले रही हैं कि जिन्होंने आपको डिनर पे बुलाया और आपके साथ में बताया कि आपको हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। क्या डर लग रहा है शर्लिन जी को? बिल्कुल नहीं। तो आप नाम नहीं, ले रही मैंने नाम लिए हैं। ओके। जब मुझसे पूछा गया कि बताइए वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको डिनर का प्रस्ताव रखा आपके सामने, मैं हमेशा बताती हूँ। मैंने पिछले साल ये बताया था कि क्वान के जो फाउंडर हैं अनिर्बन, उन्होंने अपने ऑफिस पर बुलाया और मैं गई उनसे मिलने। मैं देखो ये सोच कर गई थी कि वो दीपिका पादुकोण के मैनेजर हैं, ये सोच कर गई थी कि वो एक जेन्युइन टैलेंट मैनेजर हैं, एक रिस्पेक्टफुल इंसान होंगे, लेकिन वो मेरे एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरे। उन्होंने बहुत ही घटिया बात रखी मेरे सामने, पूछा कि अच्छा आपके ब्रेस्ट्स रियल हैं या नहीं। ये बात आप, ये जो बात है आपने जी। कही कि आपके ब्रेस्ट रियल है या नहीं, तो जी। ये तो टोटली मतलब आपको एक कंप्लेन करनी चाहिए पुलिस नहीं, मैंने उसी या टाइम उनसे आपको- कहा कि शर्म आनी चाहिए, आप पिंप हो, आप दर्जी हो, कौन हो आप? मेरे ब्रेस्ट रियल हैं नहीं है, मेरा कप साइज क्या है, व्हाट इज दिस? इन सवालों का मेरे करियर के साथ या मेरे फ्यूचर के साथ क्या ताल्लुक है? तो नहीं आप बुरा मान रहे हो। मैंने कहा ये बुरा मानने ऐसे वाली लोगों बात है। के खिलाफ आप कंप्लेन, आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों के खिलाफ शर्लिन जी को स्टैंड नो लेना तो चाहिए? ऐसे इन्हें जेल ऐसे कई के लोग पीछे- हैं मेरे लिस्ट में, कई लोग ऐसे हैं। सारे लोगों को नहीं, जेल के पीछे जाना तो चाहिए आज ही। बिल्कुल मैं कह रही हूँ कि किन किन के खिलाफ मैं कंप्लेन करूँ, किन किन के खिलाफ मैं जाकर शिकायत दर्ज करूँ। इंडस्ट्री में अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं, मतलब इस तरह के घिनौने सवाल रखते हैं सामने। आपका ब्रेस्ट साइज क्या है, ये रियल है या फेक है? अबे चूजे, तू कौन है? तू टैलेंट मैनेजर है, दर्जी है, पिंप है? पहले ये तो क्लियर कर दे। करेक्ट। मुझे बोलते हैं यू नो आई एम इन एन ओपन मैरिज। तो इसका मतलब क्या है? नो मतलब मैं और मेरी बीवी हम माइंड नहीं करते। तो मैं क्या करूं? यानी क्यों मुझे ये सब बता रहे हो? क्या तुमने ये सब बताया दीपिका पादुकोण को? उनको जब बुलाते हो ऑफिस पर, जब उनके साथ इंटरेक्शन करते हो, हाँ, तब ये सारी बातें रखते हो उनके सामने, बोलते हो उनसे कि मैडम आपका ब्रेस्ट साइज क्या है, कप साइज क्या है? हाँ, उनके साथ इस तरह की बातें नहीं करते। हमारे साथ क्यों कर रहे हो? आपको क्या लगता है कि हम स्ट्रगलर हैं और आप किंग मेकर या क्वीन मेकर हैं? तो आई सेड शर्म करो। एंड नहीं आप बुरा मान रहे हो, आप यू नो राई का पहाड़ बना रहे हो। राई का पहाड़ बनाना क्या है ये सब? टैलेंट मैनेजर हो, टैलेंट मैनेजर की तरह बात करो। पूछो मुझसे कि आपने क्या क्या काम किए हैं एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, आपको क्या लाइफ में क्या करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, आपको किस तरह की फिल्में करनी है, किस तरह के प्रोजेक्ट्स करने हैं, कि आपको एंडोर्समेंट्स करने हैं, एडवर्टाइजमेंट्स करने हैं, ये वो, इस तरह की बातें करो। आप तो पिंप हो। ऑलराइट, सो
अपने जाते आते अपने ये जो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो कुछ भी चल रहा है, जल्द ही क्या कुछ इसका कंक्लूजन आना चाहिए शर्लिन जी के अनुसार? देखिए, मैं तो ये चाहती हूँ कि जल्द से जल्द जो बड़े खिलाड़ी हैं ड्रग कार्टेल के इस मतलब ड्रग कार्टेल में या ड्रग सिंडिकेट में जो बड़े खिलाड़ी हैं उनके नाम बाहर निकले एंड जल्द से जल्द बॉलीवुड स्वच्छ हो जाए। हम सब कोऑपरेट करें एनसीबी के साथ एंड जब जब किसी को समन मिलता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से, वो उस समन का आदर करे, जाए, बात करे एनसीबी के साथ, जो जो जानकारी उसके पास है वो जानकारी खुलकर रखे एनसीबी के सामने, ताकि एनसीबी इस नेक्सस को ख़त्म कर सके जल्द से जल्द। और मुझे पूरा यकीन है कि सुशांत के हथियारों का बहुत गहरा ताल्लुक है बॉलीवुड के ड्रग कार्टेल के साथ। ये बात कंगना जी ने भी रखी थी सबसे पहले। सुशांत के गुजर जाने के तुरंत बाद उन्होंने कहा था, गो फॉर द ड्रग कार्टेल, आप जाओ, ढूंढ निकालो कि ड्रग कार्टेल के की मेंबर्स कौन हैं, आपको पता चल जाएगा सुशांत के हत्यारे कौन हैं। तो मुझे लगता है कि ये दो जो पहलू हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े हैं एंड ये खुलासा जारी रहे ड्रग स्कैंडल का एंड लोग चौकन्ना हो जाएं एंड समझ जाएं कि अब नार्को टेररिज्म नहीं चलेगा इस देश में, बिल्कुल नहीं चलेगा। ड्रग्स लेना कूल नहीं है, ये ट्रेंड अब नहीं चलेगा। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स नहीं, नॉट एक्सेप्टेबल। तो जब सोच में बदलाव आएगा तो वो बदलाव एक्शंस में नज़र आएगा एंड मैं बस चाह रही हूँ कि बहुत जल्द, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बॉलीवुड स्वच्छ बन जाए, भारत स्वच्छ बने एंड हम इस कीचड़ से बाहर निकलें। नेपोटिज्म, कास्टिंग काउच, ड्रग्स, ये तमाम गंदगी से हम बाहर निकलें जल्द से जल्द। आई होप कि हमारा बॉलीवुड स्वच्छ हो जाए। जी, हमसे बात करने के लिए शर्लिन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, गुड लक। थैंक यू।